गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो चैप्टर नंबर पिछली क्लास में थर्ड स्टार्ट किए 10th स्टार्ट किया था जैव रसायन, उसके आगे अपन पढ़ते हैं। आज जो पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था आपके अध्याय नंबर 10 जैव रसायन। अध्याय नंबर 10 जैव रसायन अपन ने शुरू किया था। इसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैव रसायन होता क्या है और इस चैप्टर में अपन किन किन के संदर्भ में बातें करेंगे इसके बारे में, है ना। जैव रसायन के संदर्भ में पिछली क्लास में अपन ने क्या बात की थी आपके कि जैव रसायन किसे कहते हैं। तो जैव रसायन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायो और एक दूसरा केमिस्ट्री, है ना। बायो केमिस्ट्री इंग्लिश में इसको कहें तो जैव रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है और जिसका अध्ययन किसके अंदर करते हैं अपन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैव मतलब कि सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो आपके कौन सी क्रिया कहलाती है, आपके जैव रसायन कहलाती है। और ये शब्द सबसे पहले किसने किया था, वैज्ञानिक हुए थे आपके कार्ल न्यूबर्ग, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक कार्ल न्यूबर्ग ने इसके बारे में बताया था 1903 के अंदर। ये अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज अपन इसके आगे बात करते हैं कि और पिछली क्लास में अपन ने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में और कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा और उसके सूत्र के बारे में बात की थी, है ना। तो पिछली क्लास में अपन ने कार्बोहाइड्रेट भी शुरू किया था, कार्बोहाइड्रेट भी शुरू किया था पिछली क्लास में। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन ने पढ़ा था परिभाषा इसकी और इसका एक सूत्र भी पढ़ा था। सूत्र था आपके CxH2OY, जिसके अंदर x का मान या तो आपके कितना हो, x का मान या तो 3 हो या फिर 3 से अधिक होना चाहिए। ये किसका सूत्र था, सामान्य सूत्र था आपके कार्बोहाइड्रेट का, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। आगे बात समझ में, कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के बारे में बात की थी। और इसके अंदर अपन ने पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड जिसके अंदर OH समूह ज़्यादा होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन वे पदार्थ जो जल अपघटन के होने पर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये अपन ने सूत्र और इसकी परिभाषा पढ़ी थी। तो आज अपन कार्बोहाइड्रेट के आगे पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन को बातें करनी है कार्बोहाइड्रेट के आगे की बात, जिसके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया आपके। पहले मैं इनके प्रकारों के नाम बता देता हूँ, फिर अपन एक एक करके पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है मोनोसेकेराइड, फिर आता है आपके ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। और लास्ट आता है आपके पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार के आपके क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड। ये 3 प्रकार के सेकेराइड के बारे में अपन को बात करनी है, जो क्या है कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को। पहला प्रकार मोनोसेकेराइड, दूसरा प्रकार आपके ओलिगोसेकेराइड्स और तीसरा आपके कौन सा है, पॉलीसेकेराइड। सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है इनकी परिभाषाएं। देखो मोनो का मतलब तो क्या होता है, एक ही होता है। मोनो का मतलब तो एक, है ना, एक। और सेकेराइड का मतलब क्या हो गया, शर्करा। तो मोनो का मतलब एक, सेकेराइड का मतलब शर्करा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे सरलतम शर्कराएं जो जल अपघटन के द्वारा सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता ना। मोनो मतलब वह एकल शर्करा, एक का मतलब एक या फिर एकल, है ना, वह एकल। सेकेराइड का मतलब शर्करा, तो जिसको और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब सरल भागों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे अपन क्या कहेंगे, मोनोसेकेराइड। तो ये तो मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जिसके अंदर क्या होते हैं आपके, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, है ना, कम, थोड़ी सी या कुछ मात्रा। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू या फिर कम, जिसके अंदर आपके, और सेकेराइड का मतलब क्या हो गया, शर्करा। तो कुछ शर्कराएं जिसके अंदर 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड के अणु हो सकते हैं, वे शर्कराएं या फिर जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक परंतु 10 से कम सरल शर्कराओं में उत्पन्न करती है,
वो क्या कहलाते हैं आपके ओलिगोसेकेराइड। और लास्ट अपन ने पॉलीसेकेराइड की बात करें तो पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, पॉली का मतलब होता है आपके बहुत अधिक, है ना। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, है ना, अधिक, बहुत अधिक। और ये इसका मतलब शर्करा, सेकेराइड का मतलब शर्करा। तो ये सिंपल सी परिभाषा है इसके अंदर कि इसके अंदर एकल शर्करा काम में लेते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर 2 से लेकर 10 शर्करा का उत्पन्न होती है और इसके अंदर 10 से अधिक मतलब शर्कराएं बनती है। तो इस प्रकार से अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं इनके बारे में अपन को बात करनी है। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होगी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब अपन इनके एक एक के बारे में बात कर लेते हैं कि मोनोसेकेराइड के अंदर अपन किन किन बारे में पढ़ेंगे, ओलिगोसेकेराइड में किन किन बारे में पढ़ेंगे और पॉलीसेकेराइड किन किन बारे में पढ़ेंगे। अब ये तो पता है ना आपको, 6th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत तो पता ही होंगे, कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, किसमें कम पाई जाती है, ये तो आप जानते हैं। 6th 7th क्लास में पढ़ा अपन ने कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है आपके चावल के अंदर, आलू के अंदर, गेहूं के अंदर, है ना। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें, इन सब के अंदर लगभग खाने योग्य पदार्थ होते हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है, किसके अंदर जो आगे अपन जैसे जैसे अपन इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे अपन बातें करते रहेंगे। ओके, तो पहले अपन मोनोसेकेराइड से शुरू करते हैं। परिभाषा कल पढ़ ली, सामान्य सूत्र इसका कल पढ़ लिया था, CxH2OY, है ना। और x का मान कितना हो सकता है, 3 या फिर 3 से अधिक, ये अपन ने बात की थी। और y का मान तो कितना भी हो सकता है, कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं है इसके लिए। तो ये तो इसका सामान्य सूत्र था, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये इनकी प्रकार हो गए। अब इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं, मोनोसेकेराइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अपन मोनोसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुरू करते हैं मोनोसेकेराइड से। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, ध्यान रख लेना। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, पिछले साल भी आया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के संबंध में। तो बड़ा क्वेश्चन बनता है, कार्बोहाइड्रेट की आंतरिक संरचना को विस्तार से समझाइए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की आंतरिक संरचना को विस्तार से समझाइए, इस प्रकार से आपके पूरी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो 3 प्रकार के अंदर पहला प्रकार है आपके मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड पहला प्रकार। अब मोनोसेकेराइड की परिभाषा, मोनो का मतलब तो क्या हो गया आपके एकल या एक शर्करा, और सेकेराइड का मतलब हो गया शर्करा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी कि वह सरलतम वह सरलतम शर्करा, वह सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन द्वारा और अधिक, जिन्हें जल अपघटन द्वारा और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिन्हें और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं आपके मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। यही बात हम नहीं किया जा सकता, मोनोसेकेराइड सिंपल है, परिभाषाएं समझनी है, बस नाम से पता चल रहा है मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। क्या परिभाषा है कि वे सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन द्वारा और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं आपके मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। यही बात समझो मोनोसेकेराइड के बारे में कि वह सरलतम शर्कराएं जिन्हें और अधिक जल अपघटन के द्वारा और अधिक भागों में परिवर्तित रूपों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो आपके मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। अब इसका सामान्य सूत्र की बात करें अपन
तो सामान्य सूत्र होता है इसका मोनोसेकेराइड का CH2ON, है ना। और आगे बात समझ में, यहाँ पे N है ये ना, स्मॉल n, तो CH2ON ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। कार्बोहाइड्रेट का क्या था, CXH2OY था ना, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है तो ध्यान रख लेना, जिसका पूछा जाता है उसी को लेना है, नहीं तो बड़ा क्वेश्चन आता तो अपन को सारी चीज़ें लिखनी है। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर मोनोसेकेराइड के बारे में। अब मोनोसेकेराइड होता है, इसके नाम के अंत में क्या लगता है आपके, अनुलग्न मतलब प्रत्यय लगाया जाता है। हिंदी में पढ़ते हैं ना अपन प्रीफिक्स, सब इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसके अंदर क्या होता है, मोनोसेकेराइड जो भी शर्कराएँ होती है उन शर्कराओं के पीछे क्या होता है, अनुलग्न लगता है। एक अनुलग्न का मतलब पीछे की तरफ और पूर्व लग्न का मतलब आगे की तरफ। तो अनुलग्न लगाया जाता है आपके कौन सा, ओज। नाम के अंत में क्या लगाते हैं, अनुलग्न, नाम के अंत में ओज लगाते हैं अपन, ओज, OSE, है ना, ओज लगाया जाता है, ये अनुलग्न लगाया जाता है। तो 1 नंबर का ये भी आपके एक नंबर के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरे क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो मोनोसेकेराइड वह सरलतम शर्कराएं जिन्हें क्या करते हैं अपन और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जल अपघटन के द्वारा और सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो मोनोसेकेराइड कहलाती है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है आपके CH2ON और इसका अनुलग्न नाम के अंत में लगाते हैं अपन ओज। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लगा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होती है, कार्बन की संख्या के आधार पर इनके अलग अलग नाम है। तो परिभाषा समझ में आ गई, मिटा दूँ ये परिभाषा। अब इसके आगे बताता हूँ मैं आपको, परिभाषा के आगे अपन बात करते हैं। कार्बन के अंदर, इसके अंदर कार्बन की संख्या के आधार पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओज। और मोनोसेकेराइड एक सरलतम शर्कराएं जिनको और जल अपघटन के द्वारा सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखते हैं अब अपन इसके अंदर क्या होता है, कार्बन की परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनके नाम है। तो देखते हैं अपन, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नाम, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नाम है इनके। देखो सबसे पहले अगर कार्बन की परमाणुओं की संख्या 3 है, एक सारणी बना लेते हैं अपन, इसके अंदर एक तरफ लिख लेते हैं अपन कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं इसके नाम और उसके उदाहरण भी लिख देते हैं अपन, कौन कौन सी शर्कराएं हैं जो आपके इनके अंदर आती है, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली। ये तो कार्बन परमाणु की संख्या हो गई, ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या हो गई ये। तो फिर उसके बाद में दूसरी है आपके कार्बन परमाणु की संख्या के अलावा इनके एग्जाम्पल की बात करें अपन, या फिर इनके नाम हो सकते हैं आपके, इनके नाम इस तरफ हैं। तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो इसका नाम होगा आपके ट्राईओज। आई बात समझ, 3 का मतलब ट्राईओज। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो इसको अपन क्या कहेंगे, टेट्रोज। क्या कहेंगे, टेट्रोज। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 है तो ट्राईओज, ओज लग रहा है ना पीछे, अनुलग्न क्या लगता है मोनोसेकेराइड के बीच में, बाद में ओज लगता है। तो 3 है तो ट्राईओज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, है ना, पेंटोज। इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं इनके नाम, पेंटोज, है ना, जे का मतलब OSC है ना, पेंटोज। 6 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके, हेक्सोज, है ना। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 6 है तो वो क्या हो जाएगा आपके, हेक्सोज। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इनका नाम। अगली बात में 6 है तो हेक्सोज। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आपके, ये तो आपके इनके नाम हो गए। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण के अंदर आपके 3 कार्बन वाली श्रृंखला हो जाएगी आपके, क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड, या फिर इसको बाउंडेशन कर देते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड। और एक और नाम हो जाएगा आपके ट्राई ग्लिसरेल्डिहाइड के अलावा और नाम हो जाएगा आपके इसके अंदर
डाईहाइड्रोक्सी व डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये हो गया इसका नाम। इसके अलावा अब 4 कार्बन वाली श्रृंखला होती है तो उसके अंदर आपके क्या हो जाएगा? 4 कार्बन वाली श्रृंखला के अंदर इरिथ्रोज। 4 कार्बन वाली श्रृंखला के अंदर आ जाएगा इरिथ्रोज। 4 कार्बन इरिथ्रोज है ना, सही लिख दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मिटा के इरिथ्रोज। ठीक है, 4 कार्बन वाली श्रृंखला के अंदर आपके इरिथ्रोज हो गया। इसके अलावा अपन और इसके अलावा आपके नाम हो जाएगा इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। इरिथ्रुलोज, 2 नाम हो गए आपके, एक तो इरिथ्रोज एक इरिथ्रुलोज। ये आपके क्या हो गए? 4 कार्बन वाले परमाणुओं की संख्या हो गई। इसके अलावा अपन 5 कार्बन वालों की बात करें तो 5 कार्बन के अंदर आप क्या जाएंगे? एक तो राइबोज, जो आपके डीएनए है ना, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा। तो 5 कार्बन वाली हो जाएगी आप राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज। अगली बात समझ में? तो 5 कार्बन वाली क्या हो गई आपके? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब इसके अलावा अपन बात करें 6 कार्बन वाली, जो न्यूक्लिक अम्ल के घटक है ना, ये 6 कार्बन वाली के अंदर क्या हो जाएगा आपके? इसका नाम हेक्सोज है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। और 6 कार्बन वाली हो जाएगी आपके ग्लूकोज, या अपन फ्रुक्टोज कह सकते हैं। इसके अलावा गैलेक्टोज भी है। तो ये आपके क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। किसके? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हो गए। यही बात समझ? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर ये ग्लूकोज और क्या है? गैलेक्टोज, तो दोनों तो क्या है आपके? एल्डिहाइड समूह होता है इनके अंदर। और फ्रुक्टोज के अंदर क्या होता है आपके? कीटोन समूह होता है, जो अपन ने कल बात कर ली थी पिछली क्लास में कि एल्डिहाइड और कीटोन ही होते हैं, वापस बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अपन ने बात कर ली थी इनके बारे में। ये आप एक सारणी है जो आपके मोनोसेकेराइड के अंदर अगर आप ऐसे सारणी बना कर लिखते हैं तो एग्जामिनर प्रभावित होता है और वो आपको अच्छे अंक देने के लिए उतारू हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन बात समझ सकते हैं कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड को किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, उसके एग्जाम्पल की बात किस प्रकार से कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल इनके कि कार्बन श्रृंखला के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड आपके ये 4 जो मैंने बताए हैं। सबसे पहले इनके पीछे क्या होता है? अनुलग्न लगाते हैं अपन, ये तो आप पहले बात कर ली। अनुलग्न क्या लगता है इसके पीछे? ओज लगता है ना, ओज, अनुलग्न ओज लगाया जाता है। ठीक है, तो ये लगा हुआ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो वहाँ पे क्या होगा? ट्राईओज, है ना। 3 से तो 3 से कम वाली कार्बन तो वो कार्बोहाइड्रेट होती नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने बात की, कल अपन ने पिछली क्लास में बात की कि कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र है उसके अंदर क्या होनी चाहिए? कम से कम, जैसे CHH2OY, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कम से कम कितनी थी? 3 तो होनी ही चाहिए, 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए एक्स का मान। तो 3 से कम वाली तो वो कार्बोहाइड्रेट होती नहीं है, और 3 से मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो अपन ने ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं कि 3 से अधिक वाली। सबसे पहले 3, इसको अपन क्या कहते हैं? ट्राईओज कहते हैं, क्योंकि ट्राई और ओज क्या लगता है? मोनोसेकेराइड के बीच में अनुलग्न लगता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्या हो गए? इसके ट्राईओज के एग्जाम्पल, जिसके अंदर कार्बन की संख्या इनके अंदर कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ा अपन है टेट्रोज का 4 कार्बन वाली श्रृंखला के अंदर इरिथ्रोज, इनके नाम याद रखना, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज, ये क्या हो गए? 4 कार्बन वाली परमाणु संख्या के अंदर। नंबर 5 पेंटोज, जैसे 11 में पढ़ा ना अपन ने, वो आपके कार्बन परमाणु का नाम IUPAC पद्धति के अंदर लिखना, तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, हेक्स, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। इस प्रकार से आपके ये जो मैंने लिखवाए थे, पढ़ाया अभी, तो आपको याद भी होगा। ठीक है, तो 4 नंबर पे आपके टेट्रोज, जिसके एग्जाम्पल हो गए इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। 5 नंबर पे आपके पेंटोज, पेंटोज के एग्जाम्पल हो जाएगा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, जो न्यूक्लिक अम्ल हैं। क्या है ये? न्यूक्लिक अम्ल हैं, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, उसी प्रकार आपके हेक्सोज, तो हेक्सोज के अंदर क्या है?
छः कार्बन के अंदर अगर मैं ग्लूकोज का आपको सूत्र बताऊं तो ग्लूकोज का सूत्र आपका हो सकता है C6 ग्लूकोज का ना, C6H12O6, ये आपके किसका है, ग्लूकोज का सूत्र। 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र को लिखिए तो आप ये बता सकते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसके अंदर ये ग्लूकोज और क्या है, ग्लूकोज और ये तो सूत्र हो गया गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों तो क्या है आपके एल्डिहाइड समूह, दोनों क्या है आपके एल्डिहाइड, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली थी एल्डिहाइड। और दूसरा फ्रुक्टोज, ये आपके होता है कीटोन समूह, है ना। फ्रुक्टोज के अंदर तो कीटोन समूह होता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर एल्डिहाइड समूह होता है। तो ये आपके मोनोसेकेराइड के संबंध में पूरी बातें हो गई। पहले अपन ने इसके बारे में परिभाषा पढ़ ली कि मोनोसेकेराइड के परिभाषा क्या हो सकती है। तो मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब एकल, सेकेराइड का मतलब शर्कराएं, तो वे सरलतम शर्कराएं जिनको और सरल रूप में विभाजित या अपघटित नहीं, जल अपघटन के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं आपकी मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। और मोनोसेकेराइड के अंदर अपन ने बात की परिभाषा की, इसके पीछे अनुलग्न लगता है आपके ओज लगता है, अनुलग्न लगाया जाता है, ये अपन ने बात की। इसका रासायनिक सूत्र अभी अपन ने बात की कि CH2O, है ना, जिसका रासायनिक सूत्र भी लिख लिया अपन ने। तो इस प्रकार से अपन ने किसके बारे में, मोनोसेकेराइड के बारे में बात की। तो इसका रासायनिक सूत्र भी लिखा था अपन ने CH2, क्या था CH2ON, है ना। ये आपके इसका रासायनिक सूत्र भी था जिसके बारे में अपन ने बात कर ली, सामान्य सूत्र। तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं ये, और ये आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने सारणी बना के बताई ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगी, 3, 4, 5, 6 ऐसे भी आ सकता है। 5 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड के नाम लिखिए, है ना। पेंटोज शर्करा कौन सी हो सकती है, तो ये 6 कार्बन वाली ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। 3 कार्बन वाली ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिसके बारे में अपन ने मोनोसेकेराइड के संदर्भ में बात की। इसके अलावा अपन और बात करें तो मोनोसेकेराइड के अलावा ओलिगोसेकेराइड, है ना। तो मोनोसेकेराइड की परिभाषा आएगी आपके समझ में कि मोनोसेकेराइड के अंदर अपन किस किस संदर्भ में बात कर सकते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड की आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। अब इसके आगे अपन बात करते हैं आपके मोनोसेकेराइड के बाद में ओलिगोसेकेराइड। तो मिटा दूँ ये आपके मोनोसेकेराइड, अब अपन ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के बाद में बात करते हैं अपन, अगला है टॉपिक आपके ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड के अलावा आपके अगला हो गया ओलिगोसेकेराइड, नंबर 2 है आपके अगला ओलिगोसेकेराइड्स। तो नाम से पता चल रहा है मोनोसेकेराइड के अंदर तो क्या थी आपके एकल शर्करा, और ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या हो जाएगी आपके फ्यू, मतलब कुछ शर्कराएं। तो ओलिगोसेकेराइड की अपन बात करें तो इसके अंदर कौन सी शर्कराएं आ जाएगी, कुछ शर्कराएं। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं ओलिगोसेकेराइड की। तो ओलिगोसेकेराइड की परिभाषा हो जाएगी आपके ओलिगो का मतलब तो होता है आपके क्या होता है, ए फ्यू मतलब क्या हो गया, कुछ पदार्थ, है ना, कुछ। और सेकेराइड का मतलब तो अपन ने अभी पढ़ा ही है, शर्करा, है ना। तो ये आपके क्या हो गए ओलिगोसेकेराइड का मतलब। अब इसकी परिभाषा की बात करें अपन तो ओलिगोसेकेराइड की कि अब इसमें क्या होती है, शर्कराएं होती है आपके 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर की बात करते हैं अपन 10 मोनोसेकेराइड की, 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड तक इसमें पाए जाते हैं। 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इसमें होते हैं। तो मोनोसेकेराइड के अंदर की परिभाषा की बात करें अपन तो ये वे शर्कराएं होती है, यह वे शर्कराएं हैं जो क्या होती है, जो जल अपघटित होकर
जो जल अपघटित होकर दो या अधिक परंतु ये ध्यान रखें, परंतु 10 से कम, है ना, परंतु 10 से कम सरलतम 10 से कम सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करती है, सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाते हैं आपके? ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अपन ओलिगोसैकेराइड के अंदर कि वह सरलतम शर्कराएं जो क्या होती है, जल अपघटित होकर क्या होती है, 2 से अधिक परंतु 10 से कम सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाती है? आपके ओलिगोसैकेराइड। तो ये आपके इसके ओलिगोसैकेराइड की परिभाषा हो गई कि जिसके अंदर शर्कराएं क्या होती है आपके 2 से लेकर 10 तक, ये ध्यान रखें आप, रेशियो 2 से लेकर 10 शर्कराएं उत्पन्न करती है ना, 2 से लेकर 10 शर्कराएं उत्पन्न करती है, वो आपके ओलिगोसैकेराइड के अंदर अपन बात करते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर तो बात की थी अपन ने किसके बारे में, कि वह शर्कराएं जो क्या करती है आपके मोनोसैकेराइड से संबंध में, कि जो आपके एक सरल रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, वो आपके मोनोसैकेराइड की होती है ना। और ओलिगोसैकेराइड क्या होती है? सरल रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके अगर अपन रासायनिक सूत्र की बात करें या फिर इसके अंदर सामान्य शर्कराएं कौन कौन सी हो सकती है, उनके बारे में क्या करेंगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे। इस क्लास में तो सिर्फ अपन ने परिभाषा पढ़ी और मोनोसैकेराइड पढ़ा, है ना। कार्बोहाइड्रेट की आगे की बातें अपन क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये आपके लंबा हो जाएगा लेसन और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इस और ज़्यादा लेंथी समझ में भी नहीं आएगा। तो मोनोसैकेराइड तक आपके ठीक है। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर अपन ने किसके बारे में बात कर ली, परिभाषा बढ़ ली ओलिगोसैकेराइड की। तो परिभाषा क्या है ओलिगोसैकेराइड की? वह शर्कराएं जल अपघटित होकर 2 से अधिक परंतु आपके 10 से कम शर्कराओं में अपघटित होती है अपघटित होती है, तो वह सरलतम शर्कराएं क्या कहलाती है? आपके ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। आगे बात समझ में ओलिगोसैकेराइड की कि किस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं ओलिगोसैकेराइड के संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद में इसका जो वर्गीकरण है वो अपन आगे की क्लास में करेंगे कि इसके प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं, इसको अपन और क्या भागों में बांट सकते हैं, है ना, मोनोसैकेराइड को, कि इस वर्ग के संख्या के आधार पर अपन पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण और इसके कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती है, उनके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही कि मोनोसैकेराइड से संबंधित अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली। आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे कि ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड की आंतरिक संरचना को किस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। तो ओके, गुड लक, धन्यवाद।